ये चीजें आपको कहीं पता है, कहीं हमने पढ़ ली हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर थ्रू स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स। स्पेशलाइज, और इसकी हम कल डिटेल से बात कर चुके हैं। रिसेप्टर्स जो स्टिमुलस को लेते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी रखते हैं। ये सेल्स हैं जो रिसेप्टर से आगे मैसेज लेके जाते हैं और फाइनली किसको लेकर आते हैं, इफेक्टर तक, जो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे स्टिमुलस होता है वो वैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में अब तीन चीजें आ गई, कौन कौन सी? रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स। ठीक हो गया? तो इसमें पहला ही टेबल रिसेप्टर्स का है। अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए एक बात बता दूं कि जो टेबल्स मेरे पास ना दो किस्म की स्लाइड्स होती हैं मोस्टली, या डायग्राम्स होती हैं या टेबल्स होते हैं। टेबल्स में आप लोगों से शेयर कर दिया करूँ। आपका आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कोई मुझे कल शाम को किसी ने ऐड किया उसमें, तो मैं उसके अंदर जो टेबल्स होंगे ना वो मैं आपको शेयर कर दिया करूँ। तो मैं बता क्या रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बता रहा हूँ, यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन। वो टेबल आता है ना, टेबल, एमडी कैट में टेबल्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि टेबल एक बहुत बड़े मटेरियल को कंसाइज कर देते हैं और आपको याद रखना आसान हो जाता है। फिर टेबल की एक मजे की बात होती है, कंपैरिजंस आप कर लेते हैं चीजों में। तो इसमें ये किस बेसिस पे रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन है, बेसिस क्या है? स्टिमुलस की बेस पे। अगर मैकेनिकल स्टिमुलस है मैकेनो रिसेप्टर, केमिकल है तो कीमो रिसेप्टर, लाइट है तो फोटो रिसेप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो वाले रिसेप्टर, पेन है तो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, सब डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। बट ये जो क्लासिफिकेशन होती है ना, ये कोई इल्हामी नहीं होती। क्लासिफिकेशन इंसानों ने बनाई हुई। अब वो जो इंसानों ने जो क्लासिफिकेशन बनाई हुई, तरीका है ना चीज को याद करने के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस क्लास को क्लासिफाई करूँ, आपकी क्लास को, तो मैं जेंडर बेस कर सकता हूँ, मेल फीमेल। या मैं ये कर सकता हूँ कि किसने ग्लासेस पहनी है किसने नहीं पहनी, एक ये क्लासिफिकेशन टाइप। एक मैं ये कर सकता हूँ कि ब्लू कुर्सियों पे कौन बैठे हैं और रेड कुर्सियों पे कौन से बैठे हैं, एक ये तरीका करने का। एक मैं ये कर सकता हूँ कि राइट हैंडेड कौन है, लेफ्ट हैंडेड। मैनी वेज टू क्लासिफाई इट। मैं आपकी क्लास को मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफाई कर सकता हूँ। इस तरह रिसेप्टर भी बहुत तरीकों से क्लासिफाई होते हैं। ये वो क्लासिफिकेशन है जो एमडी कैट में बहुत हेल्पफुल रहती है, जो आपकी बहुत मदद करती है, जिससे एमडी कैट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो इसमें डिफरेंट, अब किसमें ऊपर रिसेप्टर की टाइप लिखी है, स्टिमुलस क्या है जो इसको जिसमें इफेक्ट होते हैं, और उसकी एग्जांपल क्या है, कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, इसी की एग्जांपल ये वाली है। ठीक है? कीमो रिसेप्टर स्टिमुला केमिकल क्या है, स्मेल केमिकल है ना। व्हेन यू स्मेल समथिंग आउट, दिस अ केमिकल कमिंग आउट जो आपको फील होता है। उसके बाद टेस्ट है, फूड में केमिकल्स होते हैं, वो डिफरेंट टेस्ट है, नमक, ग्लूकोज, मीठा, नमकीन। खाने का एक निवाला लेके पता लग जाता है कि यार नमक कम है या ज्यादा है, तो इतने अच्छे रिसेप्टर केमिकल। ब्लड, अच्छा ये अंदर भी है, फिर ब्लड के अंदर भी है। तो ब्लड CO2, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ब्लड में इनका लेवल भी डिटेक्ट होता है, ये सरफेस पे नहीं है, ये अंदर है। एग्जांपल क्या है, हाइपोथैलेमस, एग्जांपल। फिर मैकेनो रिसेप्टर, मैकेनिकल चेंज। मैकेनिकल होता है कि जैसे मैं कुर्सी को तोड़ तोड़ दूं, ये मैकेनिकल चेंज। बात समझ आ रही है? दरवाजे की कुंडी टेढ़ी हो गई, ये मैकेनिकल चेंज। तो मैकेनिकल नजर आती है, अपेरेंट होता है। तो मैकेनिकल में टच, प्रेशर, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम, और इसके लिए जो फ्री नर्व एंडिंग, एक्सपेंडेड एंडिंग, स्ट्रेन नर्व एंडिंग उसके साथ चलती है। उसके बाद फोटो रिसेप्टर में लाइट, ही आप सबको पता है, लाइट आती है तो हम देख सकते हैं, नहीं होगी तो हम नहीं देख सकते। कब्र में नजर नहीं आएगा क्योंकि अंधेरा होगा। तो रॉड्स एंड कोन्स एंड आइस। उसके बाद आगे थर्मो रिसेप्टर, कोल्ड एंड वार्म, दो किस्म के रिसेप्टर हैं इसके, और ये भी, उसकी भी फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। और फाइनली नोसिसेप्टर किसके लिए होते हैं, पेन के लिए होते हैं, अनडिफरेंट। तो आपने देखा होगा कोई नई चीज नहीं है, आपकी बुक में सारे मेंशन है, बस टेबुलेटेड फॉर्म में इसको इकट्ठा कर दिया। जो आपको ये एक डायग्राम मुझे अच्छी लगती है, ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको बताया कई चीजें ऐसी आएंगी डायग्रामेटिकली, तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे नर्वस सिस्टम की एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, एक बड़ी जबरदस्त एबिलिटी है। जो न्यूरॉन्स है ना, उनके बारे में एक बुक लिखती है कि न्यूरॉन्स आर हाईली सेंसिटिव सेल्स। व्हाट? सेंसिटिव। सेंसिटिविटी क्या होती है? हसास होना। जैसे अगर कोई ह्यूमन बीइंग बहुत सेंसिटिव है तो थोड़ी सी कोई बात होगी रोने लग पड़ेगा, थोड़ी सी खुशी की बात होगी जंप लगाने लग पड़ेगा। अगला देख के, जो सेंसिटिव नहीं है वो देख के कहेगा ये पागल, व्हाट इज इट डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग, ये क्या चल रहा है यहाँ। लेकिन बस सेंसिटिविटी तो ऐसे ही होती, अब कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। न्यूरॉन्स आर हाईली सेंसिटिव सेल। तो इनकी वो खुशी और गम क्या है कि जिसको ये एकदम देख के खुश है, वो है इनके न्यूट्रिएंट। क्या है? दो चीजें, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। If a neuron is supplied by abundant glucose and oxygen, it will keep on working.
but the moment you take off glucose or you cut off the oxygen from the न्यूरॉन अपना काम करना छोड़ देता है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, रिसर्च ओरिएंटेड बात। इट टेक्स ओनली 3 to 6 seconds ऑफ कट ऑफ ऑक्सीजन। कितना? 3 से 6 सेकेंड्स, मिनट भी नहीं बोल रहा, 3 से 6 सेकंड लगते हैं कि अगर 3 से 6 सेकंड तक न्यूरॉन की ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर दें तो न्यूरॉन काम करना छोड़ दें। 6 सेकंड क्या होते हैं? अच्छा, यही 6 सेकंड आप बॉडी, ह्यूमन बॉडी के किसी और सेल को कट ऑफ कर दो, वो इतनी जल्दी काम करना नहीं छोड़े। स्किन के सेल को ऑक्सीजन ना भी मिले, कोई चल जाए, कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा चलेंगे, लेकिन कुछ देर गुजार ले, ये सेकंड्स भी नहीं गुजारे, हाईली सेंसिटिव। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि जब कोई इतना सेंसिटिव सेल है, जस्ट इमेजिन करो कि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर हो गया, क्या बनेगा उसका? वो तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। मतलब एक ऐसा सेल जो न्यूरॉन, जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज के अलावा कुछ सेकंड नहीं गुजार सकता, आपने उसको वायरस बैक्टीरिया दे दिया, तो वो तो डेड। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या किया? अल्लाह ताला ने न्यूरॉन को वायरस बैक्टीरिया से बचाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस दी हुई, जो बॉडी में कहीं और नहीं मिलती। ये डायग्राम उस प्रोटेक्शन को शो कर रही है। ये जो येलो में आपको नजर आ रहा है, ये न्यूरॉन है, बना भी हुआ एक्सॉन लिखा हुआ है, और ये जो आपको रेड में नजर आ रहा है, ब्लड वेसल। अब हमारी बॉडी में कोई सेल और कोई ब्लड वेसल होना, दरमियान में एक ही चीज होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे जो व्हाइट में आपको नजर आ रही है, सब इंटरस्टिशियल स्पेस है। लेकिन आपको एक और चीज भी नजर आ रही है जो ग्रीन में बनी हुई है, स्टार शेप्ड बनी हुई है, ये एक सेल है। और ये सेल क्या कर रहा है? एक तरफ से न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ है। ये एक ही चीज में एक शोर कर रहा है कि ब्लड वेसल से कोई वायरस बैक्टीरिया निकल के न्यूरॉन के अंदर न चला जाए, उसको वहीं पे पुश करे। ये आपको नजर आ रहा है इसके फूड प्रोसेस। अच्छा, ये आपको गैप नजर आ रहा है? गैप नहीं होता है, ये ऐसे जुड़े होते हैं साथ साथ, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये एक बैरियर, एक्स्ट्रा बैरियर बन रहा है ना, ये बैरियर बना रहे हैं, इस बैरियर को कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। नाम देखो कैसे, ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी उसके साथ एसोसिएट होता है। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर बना एक्चुअली कौन रहा है? ये वाले सेल बना रहे हैं। इन सेल्स को पता क्या कहते हैं? आपने नाम पढ़ा हुआ है, न्यूरोग्लाइल सेल्स, जिसको आप न्यूरोग्लिया बोलते हैं। न्यूरोग्लाइल सेल, न्यूरोग्लाइल सेल की क्या डेफिनेशन है, क्या है वो? दीज आर नॉट न्यूरॉन्स। अगर न्यूरॉन्स नहीं है तो नर्व इंपल्स नहीं है, तो नहीं है तो कर क्या रहे हैं? प्रोटेक्शन। अब एक वर्ड बोलना हुआ आपने तो क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोटेक्टिंग, दे आर प्रोटेक्टिंग द न्यूरॉन्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच में एंटर। देखो ब्लड में तो आ ही जाते हैं ना, हम इम्यूनिटी का भी चैप्टर करेंगे, वहां पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी में ब्लड तक कैसे एंटीजन पहुंचता है, तो ब्लड में तो आ ही जाते हैं। लेकिन वो ब्रेन में ना चला जाए, वो बहुत डेंजरस, क्योंकि ब्रेन में चला गया ना, बहुत सेंसिटिव, बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स लेता है, बहुत जल्दी इफेक्ट में आता है। क्लियर हो गई ये बात? अब ये स्ट्रक्चर, ये तो हम कल कर चुके हैं, ये अगेन टेबल है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। टेबल आपको सारा आता है ऑलरेडी, जिन्होंने कल की मेरी क्लास ली थी। अब वो टेबल में क्या है? स्ट्रक्चर में डेंड्रॉन, सोमा और एक्सॉन, तीन चीजें की थी। अच्छा, डेंड्रॉन और एक्सॉन में साथ साथ पढ़ूंगा। डेंड्रॉन इज प्रोटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस और फाइबर। वहां भी क्या लिखा हुआ है? प्रोटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस फाइबर। हमने कल बनाया भी था, मैंने आपको आम सेल को बना के दिखाया था। कंटेन निजल ग्रेन्यूल, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? एक्सोप्लाज्म कंटेन सेलुलर ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड एक्सॉन में नेजल ग्रेन्यूल नहीं होता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहां पे, लेकिन नेजल ग्रेन्यूल तो आपको पता है दो चीजों से, आरईआर एंड फ्री राइबोसोम, वो यहां पे नहीं। और वो यहां पे भी नेजल ग्रेन्यूल दोनों ब्लू में लिखा हुआ है। सोमा में भी मिलेंगे, डेंड्रॉन में भी मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात इसकी, वो अब हम यहीं पे देख रहे। इसका काम क्या है? कैरी इंपल्स टुवर्ड्स सोमा। इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन और बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इसका काम क्या है? कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम। तो इस हमने कल पहले कर लिया सारे का सारा। सोमा सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? सोमा व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज कंटेनिंग न्यूक्लियस, एज सिंपल एज दैट। न्यूक्लियस मास्टर ऑफ द सेल, वो आपको पता ही है सारा। वो जिसके पास न्यूक्लियस है उसके पास सब कुछ। तो सोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और डायग्राम, माइलिनेशन का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज माइलिनेशन? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, इंडिविजुअल आंसर करना। बताओ बताओ, माइलिनेशन क्या? हाँ बोलो, बैठे बैठे बताओ, बेटे बैठ के बताओ।
वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक बताया। एक्चुअली जो माइलिनेशन है ना, उसका मकसद जंपिंग इंपल्स देना नहीं है। जो आपने पहला वर्ड यूज किया वो ज्यादा सही था। माइलिनेशन का मतलब मकसद प्रोटेक्ट करना। वो जैसे अभी वो जो न्यूरोग्लाइल सेल नहीं काम कर रहे थे प्रोटेक्ट वाला, उसी तरह का काम ये भी करते हैं, लेकिन ये पूरी लेयर बना देते हैं। इंसुलेशन, फैटी लेयर है ना, फैट ही क्यों यूज किया गया? अल्लाह चाहते तो प्रोटीन की लेयर बना देते, कार्बोहाइड्रेट की लेयर बना देते, कोई भी किसी चीज को वाटर की लेयर बना देते, लेयर किसी भी चीज की बन सकती है। फैट की क्यों बनाएगी? क्योंकि फैट क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेशन अगेंस्ट व्हाट? हीट आ रही है यहाँ पे? हीट तो नहीं आ रही, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये कौन बनाता है? श्वास। नर्वस सिस्टम की कितनी डिवीजन? अभी आगे आगे टेबल भी आएगा, दो हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल एंड पेरिफेरल। माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है कि पेरिफेरल में, या दोनों? जो कहते हैं सिर्फ पेरिफेरल में होती है, रेज योर हैंड। शाबाश, पुलिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है, चलो यार हाथ खड़ा कर लो, डर क्यों रहे हो? मैंने कौन सा अखबार में तस्वीरें देखी नहीं कल पकड़े गए हाथ खड़ा करते हुए? हाँ जी, जो कहते हैं कि दोनों में होती है, चलो ये बताओ। माइलिनेशन दोनों, सेंट्रल पेरिफेरल। जो कहते हैं सिर्फ सेंट्रल में, जो कहते हैं पेरिफेरल में। अच्छा अल्लाह के बंदो और बंदियों, जब हाथ खड़ा करो ना तो इतना तो कॉन्फिडेंस रखो कि जो बोल रहे हो वो सही है, अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस रखो। जो कहते हैं दोनों में, जो कहते हैं सेंट्रल में, जो कहते हैं सिर्फ पेरिफेरल में, और चाहे गलत ही बोल रहे हो, बी कॉन्फिडेंस। इतना हाथ तो होना चाहिए कि पता लगे सर मेरे जहन में ये है, मेरे जहन में ये, मेरे जहन में ऐसा ही है, तो ये आप सही करवा दें तो मुझे तो अच्छा लगेगा। चलो एटलीस्ट जो नॉलेज पता है वो तो, कॉन्फिडेंस तो है उसमें, सही गलत की तो बात नहीं कर रहा। तो आइंदा से जब मैं कहूं ना कि हाथ खड़ा करो, तो जो आपको सही लग रहा है उसमें हाथ पूरा खड़ा कर ले। बेटे माइलिनेशन दोनों जगह पे होती है, पहला रूल, सेंट्रल में भी और पेरिफेरल में। अगला इंपॉर्टेंट, अब अगला रूल सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है, कहां पे? पेरिफेरल, तो माइलिनेशन मस्ट है। माइलिनेशन, अगर सेंट्रल में है तो मस्ट नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये बात क्लियर करनी। मैं ऐसे लिखो लिखो, एक लाइन लिखवाता हूं। माइलिनेशन इज द रूल इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लिखो, सारे लिखो। माइलिनेशन इज द रूल इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Myelination is the option in central nervous system. Myelination is the option in, option समझते हो? कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है। लेकिन अगर पेरिफेरल है तो एक भी आज तक ऐसा पेरिफेरल न्यूरॉन नहीं मिला जिसमें माइलिनेशन ना हो। अच्छा, इससे क्या पता लगता है? देखो बड़ी मजे की बात है, ऐसा क्यों अल्लाह ताला ने किया? पेरिफेरल में जरूर माइलिनेशन दी, सेंट्रल में दी नहीं दी, उसकी वजह है। बेटे जो इधर देखो मेरी तरफ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स है ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंटर के हैं, दोज आर प्रोटेक्टेड वेरी वेल। प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? एक तो बोन्स, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद वो जो न्यूरल आर्चेस बन रही होती हैं वो उनके साथ हैं, वो जो 3 लेयर्स आ रही हैं, एरेक्नोइड, पाया, वो जो लेयर्स, वो लेयर है। मुझे बताओ, ये जो मेरे आर्म के ऊपर नर्व आ रही है, ऊपर बोन के अंदर नहीं, स्किन पे है, इसकी प्रोटेक्शन क्या है? ना इसको बोन ने कवर किया हुआ है, ना कोई वो रेकनॉइड और पायर ड्यूरा मैटर आ रहे हैं, ये तो एक्सपोज पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है इसको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे मेक श्योर क्या किया है? माइलिन दे दी। तो इसलिए माइलिन यहां होगी। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहीं भी सेंट्रल से निकल के आ रहे हैं वहां माइलिन होगी। लॉजिक समझा रहा हूं कि माइलिन क्यों दी गई है। हाँ, सेंट्रल में आपके जहन में ऐसे सेंट्रल में जरूरत ही नहीं, कुछ जगहों पे सेंट्रल में भी जरूरत है, लेकिन कुछ जगहों, नॉट एवरीवेयर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर होगी बात? श्वान सेल जो माइलिन बनाते हैं ये हमेशा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाते हैं, ये भी याद रखना। ये सेंट्रल में नहीं माइलिन बनाते, सिर्फ कहां पे बनाते हैं? ओनली इन द न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
अच्छा, और एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं भी आपको क्लियर कर दूं। इधर देखो, ये क्या हुआ, तार हिल गई मुझसे। ओके ओके, इधर देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, एक कॉन्सेप्ट समझाने लगा इंपॉर्टेंट, और ये एक और न्यूरॉन है। सॉल्टेटरी कंडक्शन ये होगी कि नहीं? बेटे फैन बंद करना। ओके, सॉल्टेटरी कंडक्शन इसको कहेंगे कि नहीं, वो जो जंपिंग है? सॉल्टेटरी क्या होती है? फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन? नो। एक मिनट, सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑलवेज अकर विद इन वन न्यूरॉन। बेटे एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पे इंपल्स जाएगी, वो तो हमेशा साइनेप्स के थ्रू जाएगी, ये तो कल ही हम कर चुके। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सॉल्टेटरी कंडक्शन डज नॉट मीन द जंपिंग ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, नो, इट मींस जंपिंग विद इन अ न्यूरॉन। इधर देखो ना, माइलिनेशन है किधर? माइलिनेशन किधर है? ये है, और फिर इसकी ये है, इनके दरमियान तो माइलिनेशन नहीं है ना, तो इसलिए यहां पे जंपिंग का कॉन्सेप्ट कैसे फिट होगा? समझ गए बात ना? तो वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स के जरिए, वही अभी हम अगला टॉपिक वही आ रहा है वो करते हैं। और विद इन वन न्यूरॉन, हाँ यहां पे है सॉल्टेटरी, ये सॉल्टेटरी मतलब उसके डेंड्रॉन में, उसकी सोमा में, उसके एक्सॉन में, वहां पे। अच्छा, एक और बात, ये जो आपने बोला कहां पे होती है सॉल्टेटरी, ये कौन सी जगह, इसको नोड्स क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। ओके, इन नोड्स के ऊपर है क्या ऐसा कि यहां से होती है? चलो बाकी तो माइलिन है, वो समझ आ गई, यहां पे माइलिन नहीं है, तो यहां पे क्या है कि यहां पे हो रही? आम न्यूरॉन की तरह सोडियम चैनल, पोटाशियम चैनल एंड सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, तीनों चीजें यहां। नर्व इंपल्स के लिए यही है ना, तीन प्लेयर्स, कल यही तीन पढ़े थे ना, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, क्लोजिंग ऑफ सोडियम, ओपनिंग ऑफ पोटाशियम, क्लोजिंग ऑफ पोटाशियम, और लास्ट में क्या था? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, और ये तीनों यहां पड़े होते हैं। और अगली बात समझिए, कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं ताकि सिर्फ रट्टा नहीं लगाना इसको। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम चैनल था, यहां पे नर्व इंपल्स आई तो सोडियम ओपन चैनल, सोडियम बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर आके बेटे अंदर तो माइलिनेशन नहीं है ना कहीं पे, सेल के अंदर तो माइलिनेशन नहीं है, बाहर है, तो अंदर की तरफ सोडियम आएगा तो करंट पूरा फैल जाता है, वो अगले नोड के नीचे तक भी चला जाएगा। हाँ वो अलग बात है कि तब तक अगला नोड भी ओपन हो गया होगा, वहां से भी आ जाएगी, तो इस तरह फैलती जाती है कि सेल के अंदर तो कॉन्टिन्यूअस जा रही होती है नर्व इंपल्स, सेल के बाहर जंप लग रहा होता है सिर्फ। इस तरह सब ये मत समझना कि बस सेल के बाहर, तो सेल के अंदर भी जंपिंग हो रहा होता है, सेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं, सेल के अंदर इक्वल मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही होती है। हाँ बाहर की तरफ जरा रूल वो है जो मैंने आपको बताया। क्लियर हो गई ये बात, इसको भूलना नहीं। और ये माइलिन शीट जो है, ये किस चीज की बनी होती है? श्वान सेल्स तो है, लेकिन क्या मटेरियल क्या है? फैट। कौन सा फैट? टाइप, विच टाइप ऑफ लिपिड? ओ सॉरी, यहाँ पे लिखना नहीं था मेरे, मैंने, है ना, ये बोर्ड नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये उसको कहते हैं स्फिंगोलिपिड। क्या कहते हैं? स्फिंगोलिपिड, अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लिपिड विच इज यूज्ड टू फॉर्म माइलिन शीट। लिपिड्स की कितनी टाइप्स हैं बताना जरा? लिपिड्स की टाइप, वो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर फलाने से फलाना फलाना फलाना, वो वाला, ऊंची बोलो, टाइप्स के नाम बताओ। ओके, जो जो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग टाइप्स हैं उसमें असाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स, वैक्सिस, वो चार टाइप्स लिखी हुई। ये भी एक टाइप ऑफ लिपिड है, लेकिन ये जरा कॉन्जुगेटेड टाइप है, ये प्योर लिपिड नहीं है। ओके, अभी आती है न्यूरॉन की टाइप्स। पहले हमने न्यूरॉन के विद इन अ न्यूरॉन तीन किया था, डेंड्रॉन, सोमा, एक्सॉन। ये अब न्यूरॉन्स की टाइप है, और आपको पता है कौन कौन सी होती हैं? सेंसरी, एसोसिएटेड और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी कहां से का इंफॉर्मेशन, जल्दी जल्दी बता दो। रिसेप्टर से टुवर्ड सेंटर। एसोसिएटेड क्या करता है? वो सेंसरी से इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस करता है और मोटर को देता है। मोटर क्या करता है? इफेक्टर। इफेक्टर कौन कौन से हैं? मसल एंड ग्लैंड्स। अगर कोई हमें पंच करे, इफ समवन पंचेस अस और स्लैप्स अस, हमारे दो किस्म के रिस्पॉन्स आते हैं, या तो जवाब में पंच मारेंगे या रोना शुरू कर देंगे, डिपेंड करता है ना किसने मारा।
अगर तो अबू अम्मी ने मारा तो एक ही ऑप्शन है, रोने वाला, और अगर किसी छोटे बहन भाई ने मारा तो करारा जवाब दिया जाएगा, बुरा जवाब मिलता है। तो ये दो रिस्पॉन्स है। अगर आप थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देते हैं तो इट इज योर मस्कुलर रिस्पॉन्स, और अगर आप रोना शुरू हो जाते हैं इट इज ग्लैंडुलर रिस्पॉन्स। तो यही दो फैक्टर्स हैं जो मोटर लेकर आता है, ठीक है। अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो अगली मैं बताने लगा, इनकी लोकेशन वाइज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक चीज यहाँ पे ना, उससे हमें इसकी लोकेशन समझ आएगी। डू आई हैव अ डस्टर हियर और नॉट? ओके, इधर देखो गौर से, मैं इसके स्ट्रक्चर वाइज एक इंपॉर्टेंट बात समझाने लगा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ड्रॉ करता हूं बटरफ्लाई शेप्ड स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर। मैं सेंसरी न्यूरॉन ड्रॉ करने लगा हूं, सेंसरी न्यूरॉन। दिस इज रिसेप्टर, यहां से सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है। सेंसरी न्यूरॉन की क्या चीज आ रही है? पहला पार्ट क्या है? डेंड्रॉन। क्या है? डेंड्रॉन। वो आके यहां पे टर्मिनेट होता है, यहां पे है सेल बॉडी, सोमा। यहां से निकल रहा है एक्सॉन एंटरिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने कौन सा न्यूरॉन ड्रॉ किया है? सेंसरी न्यूरॉन। तीन पार्ट्स हैं हर न्यूरॉन के, डेंड्रॉन, सोमा, एक्सॉन। मैं एब्रीविएशन यूज करता हूं यहाँ पे, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था, जो बच्चे आज नए बैठे हैं उनको बता देता हूँ, बेटे मुझे सुनना ज्यादा गौर से, मेरे लिखे हुए को और उसको बाद में फोकस करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखने पे फोकस करे थे, आपने एकदम बोर्ड पे देखा और डीएस लिखा हुआ, आपने कहा अच्छा डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर लिखा, सारा कॉन्सेप्ट का पानी में बह गया। मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। डेंड्रॉन, सोमा और एक्सॉन यहाँ पे आ गया। इंपॉर्टेंट बात, सेंसरी न्यूरॉन का पूरा डेंड्रॉन, पूरे का पूरा सोमा और थोड़ा सा एक्सॉन, ये सब किस सिस्टम के अंदर है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो लास्ट पार्ट एक्सॉन का थोड़ा सा है, हाँ, वो किस में आ रहा है? सेंट्रल, क्योंकि यहां से सेंट्रल शुरू हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल शुरू हो रहा है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, आगे इंटरन्यूरॉन आ गया, उसका डेंड्राइट आएगा, उसका सोमा आएगा, उसका एक्सॉन आएगा, तीनों चीजें उसकी यहीं पड़ी हुई है। इंटर एसोसिएटेड, इसकी बात कर, सॉरी ये वाला एसोसिएटेड, ये वाला। अच्छा, उसके बाद आगे मोटर शुरू होगा, मोटर के डेंड्राइट्स, मोटर का सोमा, दोनों सेंटर में ही पड़े हुए हैं। उसके एक्सॉन का पहले छोटा सा पार्ट अंदर, और बाकी एक्सॉन का सारा पार्ट कहां है? बाहर, और जा रहा है इफेक्टर के पास। अब मैं कुछ लाइंस रीड आउट करता हूं इस डायग्राम को देख के, तो हमें चीज क्लियर हो जाएगी। सेंसरी डेंड्रॉन, क्लियर। एक्सॉन फर्स्ट हाफ आउटसाइड, सोमा सीएनएस इन अ गैंग्लियन। इस गैंग्लियन का एक नाम है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। क्या कहते हैं इसको? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। समझ आई? अब मुझे बताओ डॉर्सल रूट गैंग्लियन की लोकेशन क्या है? सेंटर में, पेरिफेरल में? पेरिफेरल। चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी है ना, लेकिन अंदर तो नहीं है। तो जब अंदर नहीं है तो कहां काउंट होगा? पेरिफेरल। तो आपने मूवीज में डायलॉग सुना होगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे खिलाफ हो। वही वाला चक्कर है कि अगर तुम अंदर नहीं हो तो तुम बाहर हो, और वो बाहर, वो बिल्कुल साथ पड़ा, देखो बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है, लेकिन इट विल बी काउंटेड इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, उसके बाद अगला पढ़ते हैं, उधर आ जाओ मोटर पे। इसका तो सारा सीएनएस के अंदर ही, मोटर पे आ जाओ। डेंड्रॉन within CNS, soma within CNS, axon some portion within CNS, remaining outside। अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पे क्लियर कर दो ताकि हम आगे चले और ये बात खत्म करें। तो सेंसरी और मोटर को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डालें कि पेरिफेरल में? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का एज अ होल बात कर रहा हूं, उसके पार्ट्स की बात नहीं कर रहा। तो सेंसरी और मोटर को हम सेंटर में रखें, क्योंकि इनका कुछ पोर्शन सेंटर में आ रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, तो कहां रखें? ये दोनों में रखें? वाई पेरिफेरल? सही बोला आपने, बट वाई? क्योंकि मेजॉरिटी, हम लेंथ काउंट कर रहे हैं यहां पे, लेंथ, क्वालिटी काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सेंसरी भी बाहर है
मेजॉरिटी लेंथ वाइज मेजॉरिटी ऑफ मोटर भी बाहर है, पार्ट्स वाइज नहीं कह रहा, हालांकि आप पार्ट्स वाइज लो तो आपको सर मोटर तो सेंटर में आना चाहिए, इसके दो पार्ट सेंटर में है, सिर्फ एक बाहर है, पार्ट्स वाइज नहीं बोल, लेंथ वाइज बोल रहा हूं। तो लेंथ वाइज दोनों ही बाहर में, तो दोनों किस में काउंट होते हैं, मतलब अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि सेंसरी न्यूरॉन इज अ पार्ट ऑफ, तो कंफ्यूज नहीं होना, बोथ भी लिखा हुआ आंसर नहीं होगा, सिर्फ आंसर कौन होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, इंटर किसका पार्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इंटर का तो सब कुछ अंदर ही है, तो वो अंदर ही है, वो इसके अंदर ही रहता है और ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, बाकी आपको पता ही, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। ये आपकी एक बनी होती है बुक की डायग्राम है, रिफ्लेक्स आर्क इसको बोलते हैं, ये वही वाला बना हुआ, जरा सेंसरी जरा करो कहां पे, वो देखो पिन चुभी स्किन के ऊपर, आपके टॉप राइट हैंड साइड पे देखो, पिन चुभी, उससे स्टिमुलस आ रहा है एरो के साथ, व्हाट इज दिस थिंग, सोमा, लेकिन नाम क्या है, इसके ऊपर नाम पढ़ो, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, सोमा तो इसके अंदर है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है वो लिखा हुआ ऊपर सेंटर में, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अगर आपसे एमसीक्यू आ जाए कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन के कंटेंट क्या है, फिर आप क्या बताओगे, सोमा ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ओनली, इसमें सोमा इंटर का भी नहीं है, इसमें सोमा मोटर का भी नहीं है, सिर्फ किसका है, सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा देखो इंफॉर्मेशन आई, व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ स्पाइनल, अब मेरा क्वेश्चन है गौर से सुनना है, the part of spinal cord where sensory neuron enters is called as, the part of spinal cord where sensory neuron enters is called as dorsal horn of spinal cord, क्या कहते हैं, डॉर्सल हॉर्न, ये वर्ड यूज होंगे, मैं आपको फैमिलियराइज कर रहा हूं इन चीजों से, ये आएंगी टर्म्स एमडी कैट के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर आएंगी, हमारे यहाँ टेस्ट के पार्ट भी होंगी, आप एकदम पढ़ो यार डॉर्सल हॉर्न क्या चीज, हम तो पढ़ी नहीं, लेकिन क्लियर कर लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको, इस गैंग्लियन को डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्यों कहते हैं, क्योंकि डॉर्सल हॉर्न में आ रहा है, डॉर्सल बैक को कहते हैं, बैक का कॉन्सेप्ट है, डॉर्सल हॉर्न में आ रहा है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड अगर ऐसे है ना, देखो ऐसे है ना, ये तो मैंने सामने बनाई है ना ऐसे करके, इसको ऐसे कर, तो ये पीछे की तरफ ऐसे आता है, आगे की तरफ से मोटर निकल के जाता है, ये ऐसे है, तो मैं आपको ऐसे शो कर रहा हूँ ना सीधा वर्टिकल सेक्शन में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर और नीचे है, ऊपर नीचे नहीं होता, ये वेंट्रल डॉर्सल किसी वजह से टर्म लगी हुई। अच्छा इधर देखो, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को जहां से मोटर निकल रहा है, वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सिंपल, उसके ऑपोजिट हो जाए, और ये निकल के मोटर गया और मोटर अपने इफेक्टर तक पहुंचा, तो अब बात समझ आ गई। ये रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट, इसमें खैर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता, क्या क्या स्टिमुलस है, रिसेप्टर ऑर्गन है, सेंसरी न्यूरॉन है, इसका लॉन्ग डेंड्रॉन, सोमा शॉर्ट एक्सॉन, उसके बाद एसोसिएटेड का शॉर्ट डेंड्रॉन, सोमा शॉर्ट एक्सॉन, और मोटर का क्या आता है, शॉर्ट डेंड्रॉन, सोमा लेकिन लॉन्ग एक्सॉन, और फाइनली किसको जाता है, इफेक्टर को। रिफ्लेक्स आर्क की एक अजीब बात क्या है, एग्जैक्टली इसका सेंटर स्पाइनल कॉर्ड, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि सेंटर इज ऑलवेज ब्रेन फॉर एनी सेंसरी इंफॉर्मेशन, इट्स अ रूल, लेकिन एक रूल जहां पे टूटता है वो रूल ये है, वो क्या है सिर्फ, और आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन हर वक्त नहीं चाहिए होता है, ये कुछ जरूरत होती है तो तब होता है, ये हर वक्त नहीं, पिन चुभेगी तो उठाओगे ना हाथ, वरना तो ये जरूरत है, वरना हाथ जहां रखा हुआ रखा हुआ, तो बिल्कुल इस तरह इसकी जरूरत पड़ती है तो एक्टिवेट है इसलिए, और इसमें अच्छा व्हाई स्पाइनल कॉर्ड इज सेंटर हियर, व्हाई नॉट ब्रेन, व्हाट्स द लॉजिक, टाइम नहीं है हमारे पास, उस स्टिमुलस को रिमूव करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, अगर ब्रेन तक बात जाएगी तो टाइम लगेगा, जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं तो आपको टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं आंसर करने में, क्योंकि आपका ब्रेन वो प्रोसेस कर रहा होता है, ये रिफ्लेक्स नहीं आंसर करना, आप उसको प्रोसेस करके आंसर करते हो, भाई हाथ खड़े करो, पहले सोचोगे मैंने कौन से ऑप्शन के साथ जाना है, फिर खड़ो करो, लेकिन जो रिफ्लेक्स में आपके पास टाइम नहीं है, माइक्रो सेकंड में रिस्पॉन्ड करना, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे एड्रेस हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना इससे रिलेटेड, ये ऊपर ब्लैक बॉक्स में लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, एसोसिएशन न्यूरॉन के नीचे क्या लिखा हुआ है, नॉट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स, याद रखना। तो क्या होता है रिफ्लेक्स में, ये सेंसरी ये मोटर दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रहे हो, दरमियान में इंटर न्यूरॉन होता ही नहीं है। एमबीबीएस में ये नॉलेज थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे कुछ रिफ्लेक्सेस की टाइप ऐसी हैं जिसमें इंटर न्यूरॉन होता है, लेकिन आप उस पर नहीं जाना, हमने बस इतना ही याद रखना है कि हमें जो रिफ्लेक्स अब पता है अभी तक वो कौन सा रिफ्लेक्स है, इसमें सेंसरी मोटर डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। देखो इंटर निकलने का फायदा हो जाएगा ना, टाइम और कम लगेगा, साइनैप्स एक कम हो गया ना, अगर इंटर होता तो दो साइनैप्स होते, अब सेंसरी मोटर के मन एक ही साइनैप्स है, तो डायरेक्ट चली जाएगी बात, इसका फायदा हो जाएगा। नव इंपल्स हम कर चुके हैं, ये मेरे ख्याल में कल बहुत डिटेल से कर लिया, ये पहले हमें ऐसा डर लग रहा था इससे,
अब कुछ हालात बेहतर हो गए, हमें इसका कॉन्सेप्ट, ये कल इस डायग्राम में एक चीज गलत है, जो बताएगा ना मजा आ जाए। ये ग्राफ मैंने जानबूझ के रखता हूं हमेशा क्योंकि ये गलत है, उसमें एक चीज गलत है सर बनी। जिसने कल मेरे लेक्चर अटेंड किया उसको बताना चाहिए। अच्छा नहीं, ये गलत नहीं, कुछ और गलत। हाँ बताओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा ही है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप रेस्टिंग की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहना, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस रेस्टिंग की तरफ लेके जाएगा, और वो रेस्टिंग ये है ना, वो रेस्टिंग की तरफ तो लेके जा रहा है, ये तो नॉर्मल सही हो रहा है। एक और गलती, पहुंचे नहीं अभी तक। हाँ गॉड, नहीं थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं आएगा, ये नहीं होता। कल मैंने आपको क्या बताया था, ये गलती है इसमें। एरोप्लेन देखा कभी ऐसे उड़ता हुआ, टेक अवे किया ऐसे उड़ने लगा ऐसे, ये किया सीधा, सवारियों का आधी सवारियां तो उधर ही खत्म हो गई, आधी बजे पहुंच के खत्म हो गई। ये जाता है एरोप्लेन, एक ग्रेजुअल इंक्लाइन आती है, बिल्कुल उस एरोप्लेन की एग्जांपल, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है उसकी, इसके साथ मैं एग्जांपल वाइज समझा रहा हूं आपको कि यहाँ पे सोडियम चैनल ग्रेजुअली ओपन होते हैं। हाँ यहाँ पे आके एकदम क्यों ओपन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या अचीव हो गया, थ्रेशोल्ड। स्टिमुलस की इतनी पावर थी कि वो थ्रेशोल्ड तक चलेगी। कल की बात से, लेक्चर से एक बात और मैंने पूछनी है, अगर नर्व इंपल्स के आने से सोडियम चैनल खुलते हैं तो दो कंडीशन जरूरी है, क्या, कब खुलेंगे? एक तो अभी मैंने बताई कि स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से ज्यादा, एक और कंडीशन है, हाँ ऊंची बोलो, नहीं समझ आए। हाँ पोटेंशियल क्या, बोलो इसको क्या पोटेंशियल, शाबाश। नहीं एक्शन पोटेंशियल तो उसके बाद होगा ना, ये है एक्शन पोटेंशियल बेटे, ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ये एक्शन पोटेंशियल। मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ पे सोडियम चैनल खुलेंगे, एक तो हाँ गुड, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत जरूरी है, कि बाहर ज्यादा होने चाहिए अंदर कम। कल यही तो बात की थी हमने कि जब पोटेशियम क्लोज हो जाते हैं यहां पे आके क्लोज होंगे ना यहां पे, तो यहां अगर नई नर्व इंपल्स आ जाए तो आ जाएगी, सोडियम खुलेंगे नहीं खुलेंगे, मसला क्या, बैलेंस हुआ वो। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पहले बैलेंस दोबारा वापस लेकर आएंगे, ग्रेडियंट एस्टेब्लिश करेंगे, तो फिर बात याद रखनी है कि नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए दो कंडीशन मस्ट है, वन स्टिमुलस शुड बी मोर देन थ्रेशोल्ड, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट है जो अभी इन्होंने बताया हमें कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होना, डिफरेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस हुआ हुआ ना ऑलरेडी, फिर कभी नर्व इंपल्स नहीं आने लगी, चाहे थ्रेशोल्ड से ज्यादा भी हो जाए, चाहे स्टिमुलस इतना आ जाए कि वो यहां तक ले जाएगा, लेकिन कभी जनरेट ही नहीं होगा फिर भी, क्योंकि आयंस बैलेंस, आयन का बैलेंस नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें जरूरी है। हाँ ये रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में एक बात बता दूं, आपने कोई बात किसी ने की, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं बेटे। रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है कि जब एक नर्व इंपल्स ऑलरेडी इन मोशन है, देखो यहां से नर्व इंपल्स शुरू हो गई यहां से, ठीक है, ये नर्व इंपल्स चल रही है एक, व्हाट इफ अगर नया स्टिमुलस आ गया यहां तक, यहां तक आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, कहीं भी आ सकता है ना दरमियान में, कोई रूल तो नहीं है कि पूरी इंपल्स खत्म होगी तो अगला आएगा। फॉर एग्जाम्पल इससे डबल स्ट्रेंथ का आ गया, जितना ये था ना इससे डबल स्ट्रेंथ का आ गया है, तो कोई ग्राफ ऐसा हो सकता है लाइक के ऐसे अभी जा रहा था, वापस आ रहा था, एक नई नर्व इंपल्स आ गई और यहीं से दोबारा ऊपर चला गया, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? हो ही नहीं सकता रूल, क्योंकि जब सोडियम बैलेंस हो चुके हैं तो उसके बाद कैसे, हो ही नहीं सकता। तो याद रखना इस पीरियड को, जिस दौरान पहली नर्व इंपल्स अपने टाइम पे चल रही है और एक नया स्टिमुलस आ गया लेकिन नई नर्व इंपल्स नहीं आ रही है, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट समझा रहा हूं, ये मैं डायग्राम गूगल से पकड़ी है तो इसमें आपके नॉलेज से ऊपर भी चीज हो सकती है, लेकिन आपने बात की थी तो मैं आपको समझा, लिखा सिर्फ ये हुआ है, ये पूरा रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, यहां से शुरू हो जाएगा जब सोडियम ओपन हो गए, क्योंकि एक दफा सोडियम ओपन हो गई तो अगला स्टिमुलस आके क्या करेगा, ओपन तो कर नहीं सकता, पहले से ही ओपन है, और जब क्लोज है तो दोबारा ओपन नहीं कर सकता क्योंकि वो बैलेंस हुआ है, तो इसलिए सारा ही रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। ये किस चीज की डायग्राम है, साइनैप्स की।
ये आपको बड़ी अच्छी आती है फिर तो। मुझे साइनैप्स का तरतीब वाइज प्रोसेस बता दो तो हमारा टॉपिक जल्दी से खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। साइनैप्स का सबसे पहले एक्टिविटी क्या है? ये टाइम क्या हो मुझे बताइएगा। 10:04 ओके। हाँ जी, स्टिमुलस आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अराइवल ऑफ द नर्व इंपल्स एट द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, पहला इंपॉर्टेंट टास्क। दूसरा दूसरा कोई बताएगा तो मजा आएगा। नो, उससे पहले कुछ, फ्यूजन ऑफ वेसिकल, उससे पहले कुछ। फ्यूजन करवाता कौन है? अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स एट प्री साइनेप्टिक टर्मिनल कॉजेज द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। अच्छा, वैसे जब नर्व इंपल्स आ रही थी तो कौन से चैनल ओपन हो रहे थे? सोडियम। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन एंड एंड ऑफ द न्यूरॉन। एंड पे सोडियम चैनल नहीं होते, कौन से होते हैं? कैल्शियम चैनल। वही नर्व इंपल्स जो पहले सोडियम ओपन करी थी अब कौन से ओपन करेगी? कैल्शियम। और कैल्शियम आयन बाहर से अंदर क्यों आएंगे? अंदर से बाहर क्यों नहीं जाते? वही वही लॉजिक, जब सोडियम जैसे बाहर ज्यादा थे अंदर कम थे, तो यहाँ कैल्शियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर से कैल्शियम अंदर आ गया। अब कैल्शियम क्या करता है? वो जो आपने बोला था, फ्यूजन ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। लेकिन खाली फ्यूजन होने से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा? मेम्ब्रेन टूटनी भी तो चाहिए। मेम्ब्रेन फ्यूज होना तो मकसद नहीं है ना, दरमियान में ब्रेक भी तो डले। आपको पता है ब्रेक कैसे डलती है? इन न्यूरो, ये बने हुए ना वेसिकल, ये इनके अंदर दो चीजें होती हैं। एक इनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर और एक इनके अंदर एंजाइम होते हैं जिनको कहते हैं लाइसोजाइम्स। क्या होते हैं? लाइसोजाइम का नाम से पता लग रहा है आपको। ये क्या करेंगे? ये जब फ्यूज हो जाते हैं ना, फ्यूज होने के बाद लाइसोजाइम यहाँ आते हैं और आके इनको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। अब बाहर कौन निकलेगा? सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स। वेसिकल की मेम्ब्रेन भी पीछे रह गई, लाइसोजाइम ने तोड़ के अपना काम कर दिया लाइसोजाइम ने, तो निकला क्या? सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर। किससे बाइंड करेगा जाके? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे इसके क्या है? रिसेप्टर। अच्छा, रिसेप्टर पे बाइंड करके फिर क्या होगा? ब्रेक डाउन। क्या मतलब? मुझे ये आपने बड़ा मुश्किल टर्म बोली, मुझे आसान समझाओ यार, मुझे इतना मुश्किल नहीं आता। आसान बात करो मेरे साथ कि जब बाइंड करेगा तो क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट? कैसे क्या होगा? ये बात, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। तरतीब से बोलो। नर्व इंपल्स आई, कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम एंट्री, फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल एंड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, lysozymes break down the membrane, neurotransmitter released into the synaptic cleft, neurotransmitter go and bind to the receptor at the postsynaptic membrane। आपको पता है वो रिसेप्टर एक्चुअली हैं कौन? वो सोडियम चैनल्स नहीं है। वो कौन है? वो खुद सोडियम चैनल्स ही हैं, वो कोई और रिसेप्टर्स नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर उस चौकीदार का रोल अदा करता है जिस चौकीदार के पास गेट की चाबी होती है। गार्ड गेट खोल देगा, अंदर नहीं आता। न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम चैनल ओपन कर देगा, अंदर नहीं आएगा। अंदर सिर्फ कौन आएगा? सोडियम आइंस आएंगे। अब जब सोडियम आइन अंदर आते हैं, जो आपने जो टर्म अभी बोली थी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, नर्व इंपल्स कंडक्ट हो जाती है। वो सोडियम की एंट्री है ना, पहले भी तो ये चल रहा था, आगे भी ये चलता रहेगा, इस तरह चलता है प्रोसेस। अब न्यूरोट्रांसमीटर कोई नाम लेते जाओ, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, गैबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, दिस अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट, बहुत सारे हैं। एक बात याद रखना कि अगर ये जो साइनेप्स है, ये अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, किसके अंदर? पेरिफेरल में साइनेप्स कैसे बनता है? न्यूरॉन और मसल के दरमियान। वहां दो न्यूरॉन्स तो नहीं ना, एक ही जा रहा है, तो वहां जो मोटर न्यूरॉन नहीं आता, मोटर जिसने इफेक्टर के साथ जाना है, तो वो जो मोटर न्यूरॉन जब मसल के साथ बनाता है वो भी साइनेप्स ही होता है। दो न्यूरॉन के दरमियान भी साइनेप्स ही होता है, न्यूरॉन और मसल के दरमियान भी साइनेप्स ही बनता है। वो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला है ना, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर एक ही होता है हमेशा, एसिटाइलकोलिन, वहां रूल है। लेकिन अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर की बात करें, यहां कोई रूल नहीं, वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। मुझे एमबीबीएस का स्टूडेंट पूछे ना कि सर ब्रेन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा होता है, मैं कहूंगा ब्रेन के किस पार्ट की बात कर रहे हो? वो कहेगा सर बेसल गैंग्लिया की कर रहा हूं। मैं कहूंगा अच्छा, वहां डोपामीन और एसिटाइलकोलिन ज्यादा होता है।
फिर वो मुझसे पूछेगा कि सर वो फलाने में, मैं फिर पार्ट वाइज पूछता जाऊंगा, मैं न्यूरोट्रांसमीटर बताता जाऊंगा। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ब्रेन में कोई रूल नहीं है, एरिया टू एरिया डिफरेंट है, लेकिन पेरीफ्री में रूल है, और वो कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।